गेट दिस, क्या आप जानते हैं कि इंडिया ने 2030 का अपना एक बहुत बड़ा क्लाइमेट टारगेट हाँ, वो 50% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी वाला। एग्जैक्टली 50% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स 5 साल पहले ही 2025 में अचीव कर लिया है। इनक्रेडिबल, है ना? कमाल की बात। बेसिकली हम उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तो बस एक शुरुआत है। द मोमेंटम इज इनक्रेडिबल, और आज हम इसी पर एक डीप लुक लेंगे। तो दोस्त, अगर आप ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और डीप नॉलेज के लिए एक्साइटेड हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक करो, और हाँ, वो घंटी, हाँ यानी नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप कोई भी एनर्जेटिक सेशन मिस ना करें। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी पर चलेंगे। एंड जस्ट अ हेड्स अप, दिस गोना बी अ लॉन्ग एंड इनक्रेडिबली डिटेल्ड सेशन, सो बकल अप। बिल्कुल। सबसे पहले हम देखेंगे 10 साल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज और इंडिया की प्रोग्रेस। इट्स लाइक अ ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड। फिर हम डाइव करेंगे इनटू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारा पैसा आएगा कहां से फॉर दीस बिग गोल्स? इंटरेस्टिंग है ना? बहुत। इसके बाद अ मैसिव सेक्शन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स। इसमें सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, जियोथर्मल, विंड, मतलब सब कुछ कवर होगा इन ग्रेट डिटेल। एंड फाइनली हम बात करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, जिसमें नेचुरल फार्मिंग से लेकर एग्रो फॉरेस्ट्री तक के लेटेस्ट अपडेट्स होंगे। राइट। सो गेट रेडी दोस्त, दिस इज योर अल्टीमेट गाइड टॉपिक नेम। 10 years of SDGs, India's progress, broad micro theme। ग्लोबल गोल्स एंड इंडियाज जर्नी। तो आसान भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs बेसिकली 17 ग्लोबल गोल्स का एक सेट है। राइट, जिसे 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक हासिल करने के लिए बनाया था। इसमें मतलब पॉवर्टी खत्म करने से लेकर क्लाइमेट एक्शन तक सब कुछ शामिल है, समझे? एकदम सही। इमेजिन करो ये दुनिया का एक ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड है। अ ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड, आई लाइक दैट। और इस साल के रिपोर्ट कार्ड में फिनलैंड ने टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 87। ओके। और गुड न्यूज ये है कि इंडिया पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ है। वी आर एट रैंक 99। कूल ना? दैट इज वेरी कूल। फाइनली इन द टॉप 100। ओके, लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। फॉर द इंट्रोडक्शन, ये याद रखना कि SDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDGs के सक्सेसर हैं। हाँ, वो जो 2000 से 2015 तक चले थे। Exactly. The new 2030 agenda is much more comprehensive. और अगर बैकग्राउंड की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट से आई थी। Oh, the classic one. Yes. Today- Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. ये कॉन्सेप्ट आज सुपर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting. Let's look at the core logic. Globally, जैसा आपने बताया, फिनलैंड इज नंबर 1 Right? और ईस्ट एंड साउथ एशिया ने सबसे तेज प्रोग्रेस दिखाई है। But globally, एक थोड़ा sobering fact ये है कि only 17% of SDG targets ही on track है। सही में? Only 17%? हाँ, SDG 1 यानी नो पॉवर्टी और 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज ऑन ट्रैक हैं, पर SDG 13 ऑन क्लाइमेट एक्शन वो पीछे जा रहा है। I think I read that somewhere. बिल्कुल। बट व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज इंडियाज प्रोग्रेस। हमारा रैंक 99 है विद अ स्कोर ऑफ 67 आउट ऑफ 100। लेट्स Yeah. ब्रेक इट डाउन। Okay, let's do it. SDG 1 नो पॉवर्टी। 135 मिलियन से ज्यादा लोग 2015-16 और 2019-21 के बीच मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए। Wow, 135 million. This is a huge achievement. ह्यूज। फिर SDG 3 गुड हेल्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 2014-16 में 130 पर 100,000 लाइव बर्थ्स से घटकर कितना हो गया? 2023 में 80.5 हो गया। That's a massive improvement. It is. SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, नेट प्राइमरी एनरोलमेंट रेट 2014 में 99.9% है। Almost universal. Amazing. एंड SDG 7 क्लीन एनर्जी, 99.2% पॉपुलेशन के पास 2022 में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस था। So we've made some serious progress. बिल्कुल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। अच्छा, बताइए। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR, जिसमें रैंकिंग्स आती हैं, उसे SDG ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर अंडर UNSDSN रिलीज करता है। Okay, SDR by UNSDSN. Got it. फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट यानी SDGR। ये UNDSA का ऑफिशियल रिपोर्ट है, राइट? करेक्ट। इंडिया में नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स रिलीज करता है और नीति आयोग ही SDGs के लिए सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीति आयोग इज द नोडल बॉडी। और भी हैं। नीति आयोग का एक डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स है फॉर द नॉर्थ ईस्ट। ओह, स्पेसिफिक टू द नॉर्थ ईस्ट। हाँ, जिसमें हन हथियाल इन मिजोरम टॉप परफॉर्मर है। इंटरेस्टिंग। फिर मोस्बी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट लॉन्च करता है और नीति आयोग ही वॉलंटरी नेशनल रिव्यू या VNR रिपोर्ट भी रिलीज करता है। VNR रिपोर्ट, इसके बारे में सुना है। इंडिया ने 2025 में अपना तीसरा VNR सबमिट किया है, आई बिलीव। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो व्हाट्स द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? ये सारा डेटा सरकार को पॉलिसीज बनाने और प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करता है। राइट, और रिसोर्सेज को सही जगह डायरेक्ट करता है। Exactly. So, in conclusion, India's progress is commendable, especially in poverty reduction and energy access. But of course, challenges remain. सही बात है। चलो, for prelims, कुछ cross questions हो जाएं। Ready? हाँ, बिल्कुल, लेट्स डू इट। Okay. Sustainable Development Report, यानी SDR, कौन पब्लिश करता है? थोड़ा सोचना पड़ेगा।
It's the UN Sustainable Development Solutions Network, यानी SDSN. परफेक्ट, गुड। इंडिया में एसडीजी इंप्लीमेंटेशन के लिए नोडल बॉडी कौन सी है? ये तो आसान है, नीति आयोग। और वो SDG इंडिया इंडेक्स भी निकालती है। एक्सीलेंट। ओके, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू VNR का पर्पस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे कंट्रीज खुद अपनी SDG प्रोग्रेस को असेस और प्रेजेंट करती हैं UN में। इट्स अ सेल्फ रिपोर्ट कार्ड बेसिकली। ग्रेट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट किस ईयर में आई थी? 1987, it gave the classic definition of sustainable development. स्पॉट ऑन। लास्ट वन। ग्लोबली कौन सा एसडीजी टारगेट पीछे जा रहा है? SDG 13 on climate action. This is a major global concern. Fantastic. Great. Now, pause and practice saying, India has shown significant progress in SDG 1 by lifting 135 million people out of multidimensional poverty. In short, SDGs global development roadmap है और नीति आयोग के डेटा के अनुसार India is making solid strides. चलो, next topic. Topic name, Financing for Sustainable Development. Broad, micro theme. Funding the future. Okay. So basically, ये टॉपिक इस बारे में है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इतने बड़े-बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, the big question. और ये छोटा-मोटा गैप नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज में हर साल $4 ट्रिलियन का फाइनेंसिंग गैप है। $4 trillion. Yeah. That's a huge number. Huge. इसको ऐसे सोचो. Imagine you need money to build a solar park. Okay. ब्लेंडेड फाइनेंस एक तरीका है जहां गवर्नमेंट यानी पब्लिक फंड, एक फाउंडेशन यानी फिलैंथ्रोपिक फंड और एक बैंक यानी प्राइवेट फंड मिलकर पैसा लगाते हैं टू मेक द प्रोजेक्ट हैपन। अच्छा, तीनों मिलकर। हाँ, और हाल ही में जो सिविला कमिटमेंट अडॉप्ट हुआ है वो इसी तरह के न्यू आइडियाज के बारे में है। इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। हाल ही में 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट में ये सिविला कमिटमेंट अडॉप्ट किया गया। और इसका मेन एम, एज यू सेड, डेवलपिंग कंट्रीज में $4 ट्रिलियन के एसडीजी फाइनेंसिंग गैप को भरना है। Right. If you look at the background, the evolution of financing for development is fascinating. कहाँ से शुरू हुआ ये सब? ये शुरू हुआ 2002 में मॉन्टेरे कंसेंसस से, जिसने ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी ODA पर फोकस किया। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। फिर 2008 में दोहा डिक्लेरेशन आया। इसने मॉन्टेरे कंसेंसस को रीअफर्म किया और जेंडर और एनवायरनमेंट को फाइनेंसिंग से जोड़ा। अच्छा, सो इट एक्सपैंडेड द स्कोप। ग्रीन क्लाइमेट फंड की फाउंडेशन यहीं रखी गई थी, राइट? बिल्कुल सही। और 2015 में एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा ने इंटीग्रेटेड नेशनल फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क्स INFS जैसे नए फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस किए। The same year as the SDGs. Makes sense. Exactly. Here's where it gets really interesting, dost. The core logic of the Sevilla commitment is its new mechanisms. Let's list them out. Okay. First, Debt for Development Swap Program. ये क्या है? इसमें सरकार का डेट कम या कैंसिल कर दिया जाता है, बदले में वो पैसा डेवलपमेंट गोल्स पर खर्च करती है। Oh, that's smart. Debt relief for development. सेकंड, डेट पॉज क्लॉज अलायंस, यानी क्राइसिस के टाइम डेट पेमेंट्स को सस्पेंड करने के लिए लेंडिंग अग्रीमेंट्स में एक क्लॉज डालना। Believe a debt swaps for development hub. Yes, led by SPIN and the World Bank. Or a similar forum on debt to help countries learn from each other. Right. एक blended finance platform भी है, scaled, और एक initiative on taxation of high net worth individuals. बिल्कुल, but I love this next one. A coalition for global solidarity levies. इसे कौन लीड कर रहा है? फ्रांस, केन्या एंड बार्बाडोस। और उनका प्लान है प्रीमियम क्लास फ्लाइंग और प्राइवेट जेट्स पर टैक्स लगाकर क्लाइमेट एक्शन के लिए फंड रेज करना। Wow, taxing private jets for climate action? That's a bold move. It is. Finally, there are tools like FX Edge and Delta Liquidity Platform for local currency lending and a coalition for pre-arranged disaster financing. The real world impact is कि ये सारे mechanisms climate projects, healthcare और education के लिए huge amounts of capital unlock कर सकते हैं। बिल्कुल. So the conclusion is that the Sevilla commitment offers innovative tools to bridge the financing gap. But उनकी सक्सेस ग्लोबल कॉर्पोरेशन पे डिपेंड करती है। नोटेबली द यूनाइटेड स्टेट्स ने इस प्रोसेस से एग्जिट कर लिया है। oh, that's a significant point. टाइम फॉर अ क्विक क्विज। रेडी? Ready? What is the annual SDG financing gap in developing countries? A staggering $4 trillion. करेक्ट। डेट फॉर डेवलपमेंट स्वैप का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपली बताओ। लेंडर डेट माफ करता है, बदले में कंट्री वो पैसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाती है। सिंपल एंड इफेक्टिव। गुड वन। ब्लेंडेड फाइनेंस में कौन-कौन से 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल कंबाइन होते हैं? पब्लिक, फिलैंथ्रोपिक एंड प्राइवेट कैपिटल। परफेक्ट। एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा किस ईयर में आया था? 2015, the same year as the SDGs. लास्ट वन। कोएलिशन फॉर ग्लोबल सॉलिडारिटी लेवीज का क्या एम है? तो tax things like private jets and premium flights to raise funds for climate action. Perfect. Practicing. The Sevilla commitment introduces mechanisms like debt swaps and blended finance to close the $4 trillion SDG financing gap. In short, Sevilla commitment provides a new toolkit of financial instruments to fund sustainable development, moving beyond traditional aid. चलो, अब आते हैं हमारे massive energy section पर. Topic name: Renewable Energy Sector. Broad micro theme. India's green energy boom. Okay. Definition time.
रिन्यूएबल एनर्जी या आरई सिंपल भाषा में वो एनर्जी है जो नेचुरल सोर्सेस से आती है। जैसे सोलार, विंड, हाइड्रो। हाँ, जो नेचुरली रिप्लेनिश होती हैं। फॉसिल फ्यूल्स के एकदम ऑपोजिट, समझे? बिल्कुल। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तो माइंड ब्लोइंग है। सोचो, जुलाई 2025 में एक दिन इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का 51.5% हिस्सा, मोर देन हाफ। हाँ, आधे से ज्यादा 51.5% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा हुआ। दिस इज अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। मतलब उस दिन आधे से ज्यादा इंडिया ग्रीन एनर्जी पर चल रहा था। वाओ। एग्जैक्टली। So for the introduction, it's clear. India's RE sector is booming. September 2025 तक non-fossil fuel sources की installed capacity 51% तक पहुंच गए। अमेजिंग। लेट्स लुक एट द बैकग्राउंड। इंडियाज की टारगेट्स। हमारे पास अपडेटेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी एनडीसी टारगेट था फॉर 2030। Right. 50% cumulative electric power installed capacity non-fossil fuels से, which, as we said at the start, We achieved 5 years early in 2025 itself. बिल्कुल। और फिर आते हैं पंचमृता टारगेट्स, also for 2030। इसमें क्या टारगेट्स हैं? दो मेन है, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आरई से एंड नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाना। 500 GW, दैट्स ह्यूज। नाउ फॉर द कोर लॉजिक, द करंट स्टेटस ऑफ इंडियाज आरई सेक्टर, कहां स्टैंड करते हैं हम? Total installed capacity as of Sep 2025 is 256.09 GW. ओके। But the category-wise share in descending order is crucial for prelims. अच्छा, लेट्स हियर इट। Solar is king at 39.4%, ऑब्वियसली। followed by wind at 10.6%, hydro at 10%, biomass at 2.1%, and nuclear at 1.8%. ये ऑर्डर याद रखना। Solar, wind, hydro. Got it? और ग्लोबली? Globally, as per IRENA 2025, we rank 4th in RE installed capacity, 4th in wind power, and 3rd in solar power. सो वी आर अ ग्लोबल लीडर। We are. प्रोग्रेस की बात करें तो इंस्टॉल्ड RE कैपेसिटी 2014 से 2025 तक लगभग 3 गुना बढ़ी है। 3 times? और सोलर एनर्जी में तो गेट दिस, अराउंड 40 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। 40 times? That's exponential growth. बिल्कुल। The top 5 RE states कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। Right. और इस सब का real world impact तो huge है। This shift reduces our carbon footprint, cuts down on expensive fuel imports. और सबसे इंपॉर्टेंट, इट क्रिएट्स ग्रीन जॉब्स। बिल्कुल। So the conclusion is simple. India has not just met but exceeded its RE targets, positioning itself as a key player in the global energy transition. Couldn't agree more. चलो, cross questioning time. Ready? Bring it on. India's global rank in solar power capacity क्या है? Huh. Let me think. Third largest. Correct. पंचामृता टारगेट्स के अनुसार 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी का गोल क्या है? 500 gigawatts. A very, very ambitious target. गुड। कैटेगरी वाइज शेयर में सोलर के बाद सेकंड नंबर पर कौन है? Wind power at 10.6%. परफेक्ट। इंडिया के टॉप 3 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया ने अपना एनडीसी टारगेट यानी 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स कब अचीव किया? In 2025, a full 5 years ahead of the 2030 deadline. Excellent. Practice saying this sentence. India ranks 4th globally in renewable energy installed capacity, with solar leading the domestic share at 39.4%. In short, India's renewable energy sector is growing at an incredible pace, already surpassing its 2030 non-fossil fuel capacity goals. Next topic in energy. Topic name: International Solar Alliance, ISA, broad micro theme? Global Collaboration for Solar Power. Okay, definition. ISA एक treaty-based intergovernmental organization है। जिसे इंडिया और फ्रांस ने 2015 में मिलकर लॉन्च किया था। Exactly. इसका मिशन है सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। एंड इट्स हेडक्वार्टर्स अपने गुरुग्राम, हरियाणा में। बिल्कुल। रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका ये है कि हाल ही में मॉरिशस पहला अफ्रीकन कंट्री बना है जिसने ISA का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया। Oh, that's significant. हाँ, ये दिखाता है कि ISA का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में भी तेजी से बढ़ रहा है। Right. For introduction, it's clear that ISA has become a key global body for solar energy. इसकी 8th असेंबली हाल ही में न्यू दिल्ली में हुई। The background, यानी इसकी genesis, is important. It was launched in 2015 by India and France at COP21 in Paris. The historic Paris Agreement? Yes. As of March 2025, there are 104 member countries. और एक important update, 2020 में एक amendment के बाद all UN members are now eligible to join. पहले नहीं थे? पहले mainly sunshine countries के लिए था, between the tropics, अब सबके लिए open है. अच्छा। Here's the core logic. ISA's mission is guided by its Towards 1000 strategy. ये 1000 का फिगर याद रखना. Okay. Towards 1000. बताइए इसके targets. First, mobilize USD 1,000 billion in investments by 2030. $1 trillion. Second, deliver energy access to 1,000 million people. 1 billion people. Third, install 1,000 gigawatts of solar energy capacity.
And fourth, mitigate 1,000 million tons of CO2 emissions annually. Wow, sab kuch 1000. That's easy to remember. It is. What's fascinating here are the recent initiatives from the 8th Assembly. उन्होंने Sunrise launch किया, Sunrise. What's that? a global initiative on circularity and end-of-life management of solar PV and batteries. Basically, solar waste management. That's very important. हाँ, a SIDS procurement MOU was signed by 16 small island developing states. दो flagship reports release किए, Ease of Doing Solar 2025 and Solar Trends 2025. और भी कुछ था ना? हाँ, a global capability center जिसको Silicon Valley for Solar in India भी कह रहे हैं और एक AI-based ISA Academy भी launch हुए. Great. The real-world impact is that ISA helps smaller sun-rich countries get access to technology, finance, and expertise. बिल्कुल. The conclusion is that ISA is a shining example of India's global leadership in climate action. Couldn't agree more. Ready for some questions? Yes. ISA का headquarters कहाँ है? Gurugram, Haryana, India. Easy one. ISA's Towards 1,000 strategy का investment target क्या है? To mobilize USD 1,000 billion by 2030. $1 trillion. Good. ISA किस COP में launch हुआ था? COP21 in Paris, 2015. Sunrise Initiative किस चीज से related है? End of life management of solar panels and batteries, यानी circular economy promote करना. Perfect. Last one. क्या अब USA ISA का member बन सकता है? Yes, after the 2020 amendment, all UN members are eligible. Great job. Now practice saying this. The International Solar Alliance, launched at COP21, aims to mobilize $1 trillion for 1,000 GW of solar capacity by 2030. In short, ISA is an India-led global institution driving the world's solar revolution through finance, technology, and policy. चलो आगे बढ़ते हैं. Topic name: National Green Hydrogen Mission (NGHM). Broad micro theme. India's hydrogen ambitions. Definition time. The center has recently launched the Green Hydrogen Certification Scheme of India (GHCI) under the NGHM. अच्छा, एक certification scheme. हाँ, ये एक framework है green hydrogen को certify करने का. Real life example इसका. सोचो, imagine एक steel plant है जो अभी coal use करता है, जो एक heavy polluter है. Right. सकता है, जो एक clean fuel है और उसके लिए एक official green certificate भी ले सकता है. और इस certificate से क्या होगा? It helps in decarbonizing heavy industry और market में एक premium value भी मिल सकती है. Interesting. Okay, let's unpack this. The introduction is the launch of GHCI. Yes. ये Ministry of New and Renewable Energy MNRE के अंडर है. और इसका purpose I assume green hydrogen और उसके derivatives को measure, monitor और certify करने के लिए एक methodology develop करना है. Correct. इसकी nodal authority है Bureau of Energy Efficiency, यानी BEE. BEE. Okay. The core logic of the certification is very specific. Certification project level पर होगा. Project level, not company level. Right. Transport और storage इससे excluded है. दो टाइप के सर्टिफिकेट होंगे. Concept जो voluntary है and facility level जो mandatory है. और green certification के लिए क्या criteria है? Emission intensity 2 kg CO2 equivalent per kg of hydrogen से कम होनी चाहिए. Less than 2 kg CO2 per kg H2. Got it. और ये सर्टिफिकेट नॉन ट्रांसफरेबल है. So, what exactly is green hydrogen? मतलब इसे green क्यों बोलते हैं? ये हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस होता है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड यूज करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाता है. अच्छा. So, since no fossil fuels are used? Yes, it's green. बिल्कुल. इसके applications कहाँ हैं? Heavy industries like steel production, refineries and fertilizer plants को decarbonize करने में. लेकिन challenges भी हैं. जैसे कि? High cost and high electricity demand. Right. और NGHM का टारगेट क्या है? 2030 तक 5 MMT green hydrogen per annum प्रोड्यूस करना. 5 million metric tons. हाँ, और रिसेंटली 3 पोर्ट्स दीनदयाल इन गुजरात, VO चिदम्बरनार इन तमिलनाडु एंड पारादीप इन ओडिशा को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है. The real world impact will be a massive reduction in industrial emissions and making India a global hub for green energy. बिल्कुल. The conclusion is that this is a forward-looking mission with huge potential. Chalo, let's test this. Who is the nodal authority for the GHCI scheme? The Bureau of Energy Efficiency, BEE. What is the CO2 emission threshold to get a green certification for hydrogen? 2 kilograms of CO2 equivalent per kg of H2 or less. What is the target production of green hydrogen under NGHM by 2030? 5 million metric tons MMT per annum. Name the 3 ports recognized as green hydrogen hubs. Deen Dayal, VO Chidambaranar and Paradeep. Last one. What is the core process that makes hydrogen green? Electrolysis of water using electricity generated from renewable energy sources. Fantastic. Practicing. The National Green Hydrogen Mission aims to produce 5 MMT of green hydrogen by 2030 with the BEE certifying projects that meet the 2 kg CO2 kg H2 emission standard. In short, NGHM is India's ambitious plan to become a global leader in the production and export of clean hydrogen fuel. Great. Next topic. Topic name? Biofuels, NBP, EBP, other biofuels. Broad micro theme.
waste to wealth and fueling with farms. इसमें हम 3 पार्ट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम यानी NBP। Okay? The NBP is an MNRE इनिशिएटिव जिसके गाइडलाइंस हाल ही में अपडेट हुए हैं। इसका मेन काम है वेस्ट टू एनर्जी एंड बायोमास प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना। A great real life example would be एक छोटी सी फैक्ट्री किसी गांव में जो एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे राइस हस्क को लेकर उससे ब्रिकेट्स या पेलेट्स बनाती है। अच्छा, कचरे से फ्यूल। Exactly. और ये पेलेट्स फिर क्लीन फ्यूल की तरह कुकिंग में या इंडस्ट्रीज में यूज हो सकते हैं, जिससे स्टबल बर्निंग भी कम होती है। That's a great example. For the NBP's core logic, इसके 3 components हैं। कौन कौन से? 1. Waste to energy program for urban, industrial and agricultural waste. 2. Biomass program for briquette or pellet plants. 3. Biogas program for clean cooking fuel. और रिवाइज गाइडलाइंस में क्या है? They provide central financial assistance CFA more easily. The impact is a boost to the rural economy and waste management. सही है। Second part, ethanol blended petrol EBP program. Definition: India has successfully achieved its target of 20% ethanol blending in petrol. मतलब the fuel you get at the pump is now likely E20. Exactly. E18 ने 20% ब्लेंडिंग टारगेट को 2030 से एडवांस करके 2025-26 कर दिया था। और हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है। हाँ, the progress is stunning. Ethanol blending in petrol has gone from just 1.5% in 2014 to 20% in 2025. 1.5% to 20%. Wow. Or India is now the world's third largest producer of ethanol, after the USA and Brazil. And the third part, other biofuels in news. इसमें 3 चीजें हैं, बायोएथेनॉल, ई-मिथेनॉल एंड कंप्रेस्ड बायोगैस CBG. Okay? इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायोएथेनॉल प्लांट असम में इनॉग्रेट हुआ, which is a 2G or second generation ethanol. 2G मतलब non-food source से? Correct. The world's first commercial e-methanol plant started in Denmark, and India की पहली cooperative multi-feed CBG plant महाराष्ट्र में इनॉग्रेट हुई. Let's do some cross-questioning on these. Why is bamboo-based ethanol called 2G ethanol? Because it's produced from non-food lignocellulosic biomass, not from food crops like sugarcane, which are 1G. Perfect. What are the two main ingredients for e-methanol? Green hydrogen and captured carbon dioxide. Good. What was the original target year for 20% ethanol blending before it was advanced? It was 2030, advanced to 2025-26. Which country is the world's largest producer of ethanol? The USA, And what's a key scheme promoting CBG in India? the Gobardhan scheme and the SATAT initiative. Perfect. Practicing advanced biofuels like 2G ethanol from bamboo, e-methanol, and compressed biogas CBG are diversifying India's energy basket beyond traditional sources. In short, these next-gen biofuels are crucial for sustainable energy as they utilize waste streams and non-food crops, moving beyond the food versus fuel debate. Next up, topic name, National Policy on Geothermal Energy, NPGE 2025. Broad micro-theme, Tapping into Earth's heat. definition time. The Union Ministry of New and Renewable Energy, MNRE, has notified India's first ever national policy on geothermal energy. First ever? Okay. Geothermal energy basically harnesses the heat stored within the Earth's crust. Zameen ki garmi. A real-world example is the Puga Valley in Ladakh. ये इंडिया के सबसे प्रॉमिसिंग साइट्स में से एक हैं, जहां पायलट प्रोजेक्ट्स सेटअप किए जा रहे हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ्स हीट। Ladakh. Makes sense. Okay, let's get into the details. The introduction is the notification of the policy. और जियोथर्मल एनर्जी का बैकग्राउंड क्या है? इसके सोर्सेज 2 तरह के हो सकते हैं. हाई एंथैल्पी यानी बहुत गर्म अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए अच्छा है. ओके, और दूसरा? लो टू मीडियम एंथैल्पी यानी 100 या 180 डिग्री सेल्सियस जो डायरेक्ट हीटिंग के लिए यूज होता है. What's fascinating here is India's potential. The Geothermal Atlas of India 2022 estimates it at 10,600 megawatt. 10,600 megawatt. That's a lot. हाँ, GSI ने 381 hot springs identify किए हैं, with Puga and Chumathang in Ladakh being the most promising. The core logic of the policy is its vision to make geothermal a major pillar of India's renewable energy mix by 2070. By 2070? Long-term vision. Yes. Nodal ministry MNRE है. The policy covers everything from resource assessment to direct use and even allows for extraction of mineral byproducts like lithium. Oh, lithium bhi. That's a bonus? Huh. Leases can be granted for up to 30 years. The impact is that it opens up a new, stable 24/7 renewable energy source for India. Solar or wind की तरह intermittent नहीं है. That's a key point. The conclusion is that this policy provides a much-needed framework to explore this untapped potential. सही है. Let's test this. What is India's estimated geothermal potential? 10,600 megawatt. Name the 2 most promising geothermal sites in Ladakh. Puga and Chumathang. Which is the nodal ministry for the NPGE? The Ministry of New and Renewable Energy, MNRE. What's the main difference between high enthalpy and low enthalpy resources? High enthalpy resources are very hot and used for electricity generation, while low enthalpy resources are used for direct heating and cooling. Under the policy, for how long can a lease for geothermal development be granted? For up to 30 years. Perfect. Practicing the National Policy on Geothermal Energy
2025 aims to tap into India's 10,600 MW potential with a framework for exploration and development leases of up to 30 years. In short, this new policy creates a roadmap for developing geothermal energy as a reliable, round-the-clock green power source for India. Moving on. Topic name, Wind energy. broad micro theme, Standardizing wind power. quick definition. MNRE ने अपने wind turbine approval system को update किया है. Okay. Revised list of models and manufacturers, RLMM का नाम बदलकर Approved list of models and manufacturers, wind या ALMM wind कर दिया है. Just a name change. नाम के साथ काम भी बदला है. Real life example. एक कंपनी अगर गुजरात में नया विंड फार्म लगा रही है तो अब उसको की कंपोनेंट्स जैसे ब्लेड्स और टावर्स सिर्फ उन सप्लायर से लेने होंगे जो इस नई ALMM विंड लिस्ट में है. RLMM 2018 में शुरू हुआ था to ensure quality. So it's not a new concept, just an update. Right. CoLogic. The new ALMM wind makes it mandatory to source key components from approved Indian suppliers. It also has provisions for data localization and R&D centers. लेकिन इसमें कुछ exemptions भी हैं, I believe. हाँ, projects जो पहले से bid out हो चुके हैं, वो 18 months के लिए exempt हैं. और innovation को promote करने के लिए New manufacturers are exempt for their first 800 megawatt over 2 years. good move. India currently ranks 4th in the world for installed wind power capacity. Right. और country का wind potential 164 meters ऊपर 1164 gigajoule estimate किया गया है. The impact of ALMM is to streamline the sector and boost Make in India. बिल्कुल. Ready for some windy questions? Yes, let's go. What is India's global rank in installed wind power capacity? 4th in the world. What is the new name for the RLMM for wind turbines? Approved list of models and manufacturers, wind or ALMM wind. Does ALMM wind mandate domestic sourcing for key components? Yes, it makes it mandatory to source key components from approved Indian suppliers. Who estimates India's wind energy potential? The National Institute of Wind Energy. Are there any exceptions to the ALMM wind rules? Yes, for projects already bid out and for new manufacturers to promote innovation. Great. Practice saying, the new ALMM wind policy mandates sourcing of key components from approved Indian suppliers, strengthening quality control in India's wind sector, which ranks 4th globally. In short, the ALMM is a move to ensure quality and promote domestic manufacturing in India's large and growing wind energy industry. Next up, something different. Topic name, Draft Guidelines for Underground Coal Gasification, yani UCG. Broad micro theme. Cleaner coal conversion. Definition. The government has released draft guidelines for underground coal gasification, यानी UCG. ये क्या प्रोसेस है? ये एक प्रोसेस है जहां कोल को जमीन के नीचे ही गैस में कन्वर्ट किया जाता है, बिना माइनिंग किए. ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग. बिना माइनिंग के. हाँ. इमेजिन एक कोल सीम है जो बहुत डीप है या डिफिकल्ट टू माइन है. Okay. विथ UCG, इंस्टेड ऑफ डिगिंग इट ऑल अप, आप ड्रिल करके ऑक्सीजन और स्टीम इंजेक्ट करते हो और कोल को इन सिटू यानी वहीं पर एक यूजफुल गैस में कन्वर्ट कर देते हो. और उस गैस का क्या नाम है? सिंगैस. ये सिंगैस फिर सरफेस पर लाकर पावर जनरेट करने के लिए यूज हो सकती है. Fascinating. और let's discuss this. Introduction is the release of draft guidelines. Key guideline ये है कि Coal Controllers Organization (CCO) mining plans approve करेगा और disputes में appellate authority भी होगा. The core logic lies in the process of coal gasification itself. ये एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है जो कोल को सिनगैस में कन्वर्ट करता है. Syngas मतलब एक मिक्सचर है? हाँ, a mixture of carbon monoxide CO, hydrogen H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड मीथेन CH4. इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं या केमिकल्स भी. लेकिन इसमें challenges भी होंगे? बिल्कुल. इट रिक्वायर्स हेवी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट और इंडिया का हाई ऐश कोल हमेशा सूटेबल नहीं होता. तो इसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने 2024 में कोल गैसिफिकेशन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम CGFIS लॉन्च की. टारगेट है 2030 तक 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन अचीव करना. The impact is reduced environmental damage from mining. सही. Let's check this complex topic. What is syngas primarily composed of? कार्बन मोनोक्साइड CO, हाइड्रोजन H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4. What is the target for coal gasification by 2030 under the CGFIS scheme? 100 million tons. What is the major challenge for coal gasification technology in India? The high ash content in Indian coal. Who is the appellate authority for disputes under the new UCG guidelines? The Coal Controllers Organization, CCO. In simple terms, what is UCG? It's converting coal into gas underground without mining it first. Perfect. Practice saying. Underground coal gasification converts in situ coal into syngas, and the new guidelines aim to achieve 100 million tons of gasification by 2030, despite challenges like India's high ash coal. In short, UCG offers a potentially cleaner way to use coal reserves that are difficult to mine, though it comes with its own technical and financial challenges. Next topic is for our MSMEs. Topic name, ADTIEE scheme. Broad micro theme. Powering MSMEs efficiently. Definition time. The ADTIE scheme, इसका full form है Assistance in Deploying Energy Efficient Technologies in Industries and Establishments.
लंबा नाम है। हाँ, इसे लॉन्च किया गया है टू हेल्प माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs बिकम मोर एनर्जी एफिशिएंट। अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचो मुरादाबाद में एक स्मॉल ब्रास मेकिंग यूनिट है जो पुरानी इनएफिशिएंट फर्नेस यूज कर रही है। ओके, लोन मिल सकता है टू अपग्रेड टू अ मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट फर्नेस। इससे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा और पोल्यूशन भी। एग्जैक्टली। Let's unpack Adide. Introduction. It's a new scheme launched by the Ministry of Power. इसका एम है MSMEs का एनर्जी कंजम्पशन 30-50% तक कम करना। दैट्स अ बिग रिडक्शन। कौन एलिजिबल है? MSMEs with a उद्यम ID are eligible, पर उन्हें एटलीस्ट 10% एनर्जी सेविंग्स डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। ओके, और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी? द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE। The core logic is the support provided. इसमें टेक्निकल हैंड होल्डिंग और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दोनों हैं। की इंसेंटिव क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन, लोन्स पर 5% फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस और 3% फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। That's a good incentive. The impact is increased competitiveness for MSMEs and a greener industrial sector. बिल्कुल। ready for a quick test on ADET. Yes. What is the full form of ADET? Assistance in deploying energy efficient technologies in industries and establishments. Which ministry launched it? The Ministry of Power. Who is the implementing agency? The Bureau of Energy Efficiency. BEE. What is the interest subvention provided for a micro enterprise under this scheme? 5%. To be eligible, an MSME must demonstrate at least how much energy savings. At least 10% energy savings. Excellent. Practicing, the ADT scheme implemented by BE offers interest subvention and technical support to MSMEs to help them reduce energy consumption by 30 to 50%. In short, ADET is a targeted scheme to make India's MSME sector more energy efficient, competitive, and sustainable. Last topic in this huge energy section, topic name. Corporate Average Fuel Efficiency, CAFE norms. Broad micro theme. Making cars greener. Definition. The Bureau of Energy Efficiency has revised the draft CAFE 3 and CAFE 4 norms. और कैफे नॉर्म्स क्या करते हैं बेसिकली? They regulate the average CO2 emissions of a car manufacturer's entire fleet of cars sold in a year. अ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कार कंपनी 2 मॉडल्स बेचती है, एक बड़ी पॉपुलर SUV जो बहुत CO2 एमिट करती है Okay? और एक छोटी एफिशिएंट हाइब्रिड कार। टू मीट द कैफे टारगेट, उस कंपनी को इतनी हाइब्रिड कार्स बेचनी पड़ेंगी कि उसकी टोटल सेल्स का एवरेज CO2 एमिशन रिक्वायर्ड लेवल तक आ जाए। Acha, so it's all about the average. एग्जैक्टली, द फ्लीट एवरेज। Let's discuss this. Introduction is the revised draft. Background. CAFE norms पहली बार 2017 में नोटिफाई हुए थे। और ये BS नॉर्म से अलग है, राइट? हाँ, बिल्कुल। BS norms pollutants जैसे NOx और particulate matter को रेगुलेट करते हैं, जबकि CAFE norms फ्यूल एफिशिएंसी को रेगुलेट करते हैं। और फ्यूल एफिशिएंसी को CO2 एमिशंस इन ग्राम्स किलोमीटर में मेजर करते हैं। Correct. The core logic is how it's calculated. It's a fleet average. The targets have been getting stricter. कितने आ गए हैं? CAFE 1 was 130 grams kilometer. CAFE 2 was 113 grams kilometer. The proposed target for CAFE 4 is 86.8 grams kilometer by 2030. That's very strict. It is. The new draft offers some relief for small cars and incentives for flex fuel and hybrid vehicles. The impact is that it pushes the entire auto industry towards more fuel-efficient technologies. Let's say if you've got this. What do CAFE norms regulate? CO2 emissions or pollutants like NOx? They regulate CO2 emissions, which is a measure of fuel efficiency. BS norms regulate pollutants like NOx. Who notifies these norms in India? BEE. What is the main difference between CAFE and BS norms? CAFE norms target the fleet-wide average CO2 emissions of a manufacturer, जबकि BS norms हर individual vehicle model के लिए tailpipe pollutants पर limits set करते हैं। And what's the tough proposed CO2 target for CAFE 4? 86.8 gram per kilometer by 2030. Is it for individual cars or the company's average? It's a fleet average for the company's total sales in a year. Great, practice saying. CAFE norms mandate a fleet-wide average CO2 emission target for car manufacturers, pushing the industry towards greater fuel efficiency, with the CAFE 4 target set at 86.8 GMKM. In short, CAFE norms are a powerful, market-based regulation to make the cars sold in India progressively cleaner and more fuel efficient. Resource centers, BRCs. Broad micro theme. Empowering farmers with natural solutions. Okay, definition. BRCs, यानी Bio Input Resource Centers, are basically cluster-level shops. दुकान? हाँ, जहाँ farmers locally prepared natural farming inputs जैसे biofertilizers और biopesticides खरीद सकते हैं. अच्छा. Think of them as an Amul for natural farming. I like that analogy. Imagine a farmer-producer organization एक गौशाला के साथ मिलकर एक BRC चला रहा है. Okay. वो काऊ डांग और यूरिन से जीवामृत और बीजामृत बनाकर आसपास के किसानों को कम दाम पर बेच रहे हैं. This is a self-sustaining local model. Perfect example. Let's get into the details. Introduction. The Union Ministry of Agriculture ने National Mission on Natural Farming NMNF के अंडर BRC सेटअप करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं. और 2023 बजट में 10,000 BRS बनाने की घोषणा हुई थी, राइट? बिल्कुल. Background.
The NMNF is a centrally sponsored scheme with a 60-40 center-state share इसका टारगेट क्या है? to reach 1 crore farmers and cover 7.5 lakh hectares. Here's the core logic. The BRC guidelines provide financial assistance of 1 lakh rupees per BRC और इनका फंक्शन क्या है? to make and sell bio-inputs and train farmers. What's fascinating here are the components of natural farming. जैसे कि Bijamrit for seed treatment, Jivamrita as a biostimulant, mulching to conserve moisture, and Vapasa for activating earthworms. ओके और ऑर्गेनिक वर्सेस नेचुरल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? Inputs पर rely करता है, primarily based on the desi cow. इसलिए natural farming बहुत low cost है. The real-world impact of BRCs is making natural farming accessible and reducing farmer dependency on chemical fertilizers. सही, Let's quiz on this. How much financial assistance is provided to set up one BRC under NMNF? 1 lakh रुपए. Which component of natural farming is related to seed treatment? Bijamrit. What is the main difference between organic and natural farming? In terms of inputs, हाँ, organic farming can use purchased organic inputs, while natural farming relies only on on-farm, locally sourced inputs. is the NMNF a central sector or a centrally sponsored scheme? It is a centrally sponsored scheme What is the main objective of Vapasa? to activate earthworms and promote soil moisture through water vapor condensation. Fantastic. Practicing. Bio-input resource centers under the National Mission on Natural Farming provide on-farm inputs like Jivamrit and Bijamrit to promote a low-cost, chemical-free farming system. In short, BRCs are the backbone of the natural farming mission, empowering farmers at the village level with local, sustainable solutions. Next topic in agriculture. Topic name: Globally Important Agricultural Heritage Systems, GIAHS. Broad micro theme. Preserving agricultural traditions. Definition: GIAHS एक प्रोग्राम है by the Food and Agriculture Organization, यानी FAO of the UN. इसका काम क्या है? It's designed to identify and protect unique, traditional agricultural systems around the world. A great real-life example is one of India's own GIHS sites, the Saffron Heritage of Kashmir. ये designation saffron cultivation के unique traditional methods को recognize करता है. Beautiful. Okay. The details. Introduction. 6 new sites were recently added to the GIHS list globally. Background, The program was launched in 2002. right? Core logic. GIHS sites are characterized by agrobiodiversity and traditional knowledge. कितने sites हैं अभी? Currently, there are 95 GIHS sites in 28 countries. और इंडिया में कितने हैं? ये crucial है. Ha, it's crucial to remember India's 3 sites. 1. Saffron Heritage of Kashmir. 2. Koraput Traditional Agriculture in Odisha. 3. Kuttanad Below Sea Level Farming System in Kerala. Saffron in Kashmir, Koraput in Odisha, Kuttanad in Kerala. Got it. The impact is that this global recognition helps in conservation. बिल्कुल. Ready for questions on GIHS? Yes. Which UN organization runs the GAHS program? The Food and Agriculture Organization, FAO, When was the GAHS program launched? in 2002. Name India's 3 GAHS sites. Saffron Heritage of Kashmir, Koraput Traditional Agriculture in Odisha, and Kuttanad Below Sea Level Farming in Kerala. What does GAHS designation recognize? Unique, traditional agricultural systems and the communities that sustain them. Is it about modern or traditional agriculture? Strictly traditional systems with remarkable agrobiodiversity. Perfect. Practice saying, India has 3 GAHS sites recognized by the FAO, the Traditional Agriculture Systems of Kashmir for saffron, Koraput in Odisha, and Kuttanad in Kerala. In short, the GAHS program provides global recognition and support for preserving the world's most precious agricultural traditions. And the final topic for today. Topic name, agroforestry. Broad micro theme. Farming with trees. Definition time. Agroforestry एक land use system है जो trees को और shrubs को farmlands पर integrate करता है. Basically, farming of forestry on the same piece of land. Exactly. A classic real-life example आप नॉर्थ इंडिया में देखते हैं. एक किसान गेहूं उगा रहा है और खेत के बाउंड्रीज पर उसने पॉपुलर या यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए हैं. अच्छा. इससे क्रॉप से एनुअल इनकम मिलती है और पेड़ों से लॉन्ग टर्म इनकम. Win-win situation. Okay, let's unpack this. Introduction. The government has issued Model Rules 2025 for the felling of trees on agricultural land. बैकग्राउंड, एग्रोफॉरेस्ट्री को ऑफिशियली नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी ऑफ 2014 में डिफाइन किया गया था. Currently कितना एरिया है इंडिया में इसके अंडर? About 8% of India's geographical area is under agroforestry. The core logic of the new rules is to make it easier for farmers to harvest and transport trees grown on their own land. There are many types of agroforestry systems in India, जैसे agro-silviculture, जिसमें crops के साथ trees होते हैं, और agri-horticulture, जिसमें fruit trees के साथ crops होते हैं, and silvipasture, जिसमें livestock, forage और trees integrate होते हैं. The impact is huge. ये climate change mitigate करने में help करता है, soil health improve करता है. और किसानों को diversified income देता है. बिल्कुल.
Let's finish with a few questions. Which policy first officially defined agroforestry in India? The National Agroforestry Policy of 2014. What is the agroforestry system that combines crops with tree crops called? Agri-silviculture. What is the main purpose of the new Model Rules 2025? To simplify the rules for felling and transporting trees grown on agricultural land. Approximately what percentage of India's land is under agroforestry? Around 8%. Does it help with climate change? Yes, significantly. By sequestering carbon in both trees and soil. Fantastic. Practice saying, agroforestry, which covers 8% of India's land, integrates trees with crops and is being promoted through new model rules that simplify tree felling on agricultural land. In short, agroforestry is a win-win system for both farmers' income and environmental health, and the new rules are set to give it a major boost. Wow, what an incredibly dense and energetic session. Let's do a super quick recap. जरूर हमने शुरू किया SDGs से, जहां इंडिया ने फैंटास्टिक प्रोग्रेस दिखाई है और पहली बार टॉप 100 में आया है। Right. फिर हमने सस्टेनेबल फाइनेंस की बात की और सिविया कमिटमेंट के इनोवेटिव टूल्स जैसे डेट फॉर डेवलपमेंट स्वैप्स को समझा। उसके बाद हमारा mammoth सेक्शन ऑन एनर्जी आया। हाँ, जहां हमने इंडिया की रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिन्यूएबल एनर्जी अचीवमेंट्स, ISA की ग्लोबल लीडरशिप, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के एम्बिशियस टारगेट्स, बायोफ्यूल्स में एथनॉल ब्लेंडिंग की सक्सेस और जियोथर्मल से लेकर विंड एनर्जी तक UCG, EDTA, कैफे सब कुछ कवर किया। एंड फाइनली हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में नेचुरल फार्मिंग के ग्रासरूट्स रेवोल्यूशन को देखा, BRCs के रोल को समझा और GIH और एग्रोफॉरेस्ट्री की इंपॉर्टेंस जानी। दैट्स अ परफेक्ट समरी। नाउ टू एंश्योर ये सब याद रहे, ट्राई टू आंसर दीज फॉर योरसेल्फ। ओके, लेट्स हियर देम। 1. नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडेक्स का नाम क्या है? 2. ब्लेंडेड फाइनेंस में कौन से 3 प्रकार की कैपिटल का मिश्रण होता है? पब्लिक, प्राइवेट और 3. ISA के टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी के 4 मेन टारगेट्स क्या हैं? 4. ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द कोर प्रोसेस? इलेक्ट्रोलिसिस, राइट? 5. ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? एंड 6. भारत के 3 GIHS साइट्स कौन-कौन से हैं? कश्मीर, केरला और एक और। ग्रेट क्वेश्चंस। एंड हियर्स अ सिंपल चैलेंज फॉर यू दोस्त। अगले 24 घंटों में अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के बारे में 60 सेकंड्स में एक्सप्लेन करो। अच्छा चैलेंज है। देखो, क्या तुम E20 टारगेट और उसके फायदे बता पाते हो? It's a great way to make knowledge stick. बिल्कुल। Thank you for joining us on this incredibly detailed dive. The energy was amazing. Remember, knowledge is power, especially when it's about building a sustainable future. Keep that curiosity alive. And don't forget to hit like, subscribe and share. हम मिलेंगे अगले सेशन में with another fascinating topic. तब तक सीखते रहो। Hello projects, मतलब वो digging और building शुरू कर सकते हैं even before getting an environmental green light. हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एग्जाम शुरू कर दिया और फिर पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या था। Exactly. And what if I told you कि अब एक ब्रांड न्यू सिस्टम आ गया है, ऑलमोस्ट इन प्रोजेक्ट्स के लिए एक फाइनल एग्जाम जैसा, ये चेक करने के लिए कि वो रूल्स फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। ओह, इंटरेस्टिंग। बेसिकली आज हम इंडिया के एनवायरमेंटल रूल बुक, सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स और सबसे हॉट कंट्रोवर्सीज की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो चलो लेट्स जंप इन। एंड हे, अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मास्टर करना है तो आपको पता है क्या करना है। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। तो आज हमारे लर्निंग मैप पर क्या क्या है? सबसे पहले हम डिकोड करेंगे ब्रांड न्यू एनवायरनमेंट ऑडिट रूल्स 2025 को। उसके बाद हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA और एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस से जुड़ी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आफ्टर दैट हम अंडमान चलेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने और ट्राइबल राइट से जुड़े बड़े सवालों को समझने। फॉलोइंग दैट हम इंडिया के जाइंट डैम्स की सेफ्टी में डाइव करेंगे एंड देन हम नए सीड्स बिल 2025 पर एक बहुत डिटेल लुक लेंगे जो हर फार्मर को अफेक्ट करता है। फाइनली हम सैंड माइनिंग के रूल्स कवर करेंगे और फिर ढेर सारी दूसरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल न्यूज, कॉन्सेप्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस पर भी नजर डालेंगे। तो रेडी हो? एब्सोल्युटली। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 1, एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025। एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। ओके, तो चलो इसे अनपैक करते हैं। बेसिकली ये एनवायरमेंट ऑडिट है क्या? इसे एक सिस्टमैटिक चेक समझ लो, एक रिपोर्ट कार्ड जैसा। रिपोर्ट कार्ड? हाँ, ये वेरीफाई करता है कि कोई कंपनी या प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल रूल्स और जो प्लान्स उन्होंने प्रॉमिस किए थे उन्हें एक्चुअली फॉलो कर भी रहा है या नहीं। अच्छा, जैसे स्कूल में फाइनल एग्जाम्स होते हैं परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, ये प्रोजेक्ट्स का एनवायरमेंट एग्जाम है। समझे? परफेक्ट एनालॉजी। इमेजिन एक बड़ी फैक्ट्री है जो एक नदी के पास है। एनवायरमेंट ऑडिट टीम आएगी और सब कुछ चेक करेगी। लाइक व्हाट? जैसे फैक्ट्री का केमिकल वेस्ट प्रॉपर्ली ट्रीट हो रहा है या सीधा नदी में जा रहा है। वो हर सिंगल डिटेल को अप्रूव्ड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान या EMP के अगेंस्ट चेक करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मतलब MOEF CC ने अभी ये नए EA रूल्स 2025 नोटिफाई किए हैं। दिस इज अ बिग स्टेप, राइट? इट इज, लेकिन फैसिनेटिंग बात इसका बैकग्राउंड है। इंडिया में EA का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नया नहीं है। ओह रियली? हाँ, ये 1992 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स के रूल 14 के थ्रू।
सालों से कंपनीज को एसपीसीबी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक एनुअल एनवायरमेंटल स्टेटमेंट सबमिट करना जरूरी था। तो ये नया नहीं, बस फॉर्मलाइज हो गया। एग्जैक्टली ये 2025 के रूल्स इसे फॉर्मलाइज कर रहे हैं और इसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बना रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कोर लॉजिक। यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के लिए एक फॉर्मल नेशनल फ्रेमवर्क बनाना, और इसकी लीगल बैकिंग भी काफी स्ट्रांग है। किस एक्ट से? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और ये फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जैसे दूसरे मेजर लॉज के साथ भी अलाइन करता है। ओके, एंड आई रेड कि इसमें कुछ की बॉडीज भी बनाई गई हैं। हाँ, 2 की बॉडीज है। पहली है EADA, एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेट एजेंसी। इसे आप ऑडिटर्स के लिए एग्जाम बोर्ड समझ सकते हो, जो उन्हें सर्टिफाई, रजिस्टर और ट्रेन करेगा। और दूसरी बॉडी? दूसरी बॉडी है रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स यानी EAs। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो एक्चुअल ऑडिट कंडक्ट करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे और डैमेज के लिए कॉम्पेंसेशन तक कैलकुलेट करेंगे। सो दैट्स कूल ना? या दैट इज। और आपने एक 2-tiered सिस्टम की बात की थी, वो क्या है? इट्स बेसिकली अ डबल चेक सिस्टम फॉर बेटर कंप्लायंस। टियर 1 में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं, जैसे CPCB, SPCBs और मिनिस्ट्री के रीजनल ऑफिसर्स जो कंप्लायंस रिव्यू करेंगे। और टियर 2? टियर 2 में थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड EAs होंगे जो अपना खुद का ऑडिट करेंगे। वाओ, सो डबल चेक। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इससे थर्ड पार्टी ऑडिट्स बढ़ेंगे, जिसका मतलब है ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। प्रोजेक्ट्स अब अपनी गलतियां आसानी से छुपा नहीं पाएंगे और ये इंडिया को इकोमार्क, EPR, ESG क्राइटेरिया और ग्रीन बॉन्ड्स जैसे ग्लोबल फ्रेमवर्क्स के साथ अलाइन करने में भी हेल्प करेगा। इन कंक्लूजन, ये रूल्स एनवायरमेंटल कंप्लायंस को और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड बनाने की एक सीरियस कोशिश है। टाइम फॉर सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। एनवायरमेंट ऑडिट EA और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA में मेन डिफरेंस क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। EIR प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले किया जाता है उसके पोटेंशियल फ्यूचर इम्पैक्ट को असेस करने के लिए। EI प्रोजेक्ट चलने के दौरान या बाद में किया जाता है अप्रूव्ड प्लान के साथ उसकी ऑनगोइंग कंप्लायंस चेक करने के लिए। ये याद रखना। गुड पॉइंट। तो EI रूल्स 2025 किस पेरेंट एक्ट के अंडर डेवलप किए गए हैं? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। प्रीलिम्स के लिए ये एक की फैक्ट है। एंड इन द 2-tiered सिस्टम, टियर 1 रिव्यू कौन कंडक्ट करता है? टियर 1 सरकार का काम है। सो एग्जिस्टिंग रेगुलेटर्स, CPCB, SPCBs और मिनिस्ट्री के रीजनल ऑफिसर्स। और इन रूल्स के लिए ओवरऑल ओवरसाइट मैकेनिज्म को कौन लीड करेगा? एक स्टीयरिंग कमेटी जिसे MoFSCC के एडिशनल सेक्रेटरी चेयर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, वो जो पुराना रूल था एनुअल एनवायरमेंटल स्टेटमेंट सबमिट करने का, वो किस स्पेसिफिक रूल के अंडर था? वो रूल 14 था ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1992। दिस शोज द पॉलिसी कंटिन्यूटी। Great. Now pause and practice saying Environment Audit Rules 2025 create a 2-tiered system for compliance under the EPA 1986. इन शॉर्ट, ये नए रूल्स गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑडिटर्स दोनों को मिलाकर एक फॉर्मल सिस्टम लाते हैं, ये चेक करने के लिए कि प्रोजेक्ट्स अपने ग्रीन प्रोमिसेस पूरे कर रहे हैं या नहीं। टॉपिक 2, Environmental Impact Assessment EIA and ex post facto clearance controversy। ठीक है, तो हमने अभी सीखा कि EIA वो प्रोसेस है जिससे प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उसके पोटेंशियल एनवायरमेंटल डैमेज को असेस किया जाता है। इट्स द लुक बिफोर यू लीप प्रिंसिपल। बिल्कुल। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टर्म, एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। इसका मतलब है क्लियरेंस लेना आफ्टर यू ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे एग्जाम देने के बाद सिलेबस पूछना। परफेक्ट एनालॉजी। इमेजिन एक कंपनी बिना किसी परमिशन के एक पहाड़ी पर माइनिंग शुरू कर देती है। बाद में जब वो पकड़े जाते हैं तो वो गवर्नमेंट के पास जाकर कहते हैं, उप्स, गलती हो गई, बट हमारा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज अब क्लियरेंस दे दो। दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। एग्जैक्टली। तो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। इसमें लेटेस्ट कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मैटर पर अपने ही एक पुराने डिसीजन को रिव्यू करके ओवरटर्न कर दिया है। रियली? हाँ, इसका बैकग्राउंड समझना क्रूशल है। द EIA नोटिफिकेशन ऑफ 2006 साफ-साफ कहता है कि प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस मतलब काम शुरू करने से पहले क्लियरेंस मैंडेटरी है। इनफैक्ट 2017 में फेमस कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस एनवायरमेंटल लॉ के लिए पूरी तरह से एलियन है। तो फिर अब इस न्यू डिसीजन का कोर लॉजिक क्या है? ये चेंज क्यों? यहीं पर मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक रीसेंट केस वना शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के रिव्यू में कोर्ट ने ऐसी क्लियरेंसेस पर लगी अपनी पिछली रोक को ओवरटर्न कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है कि अब कुछ कंडीशंस के अंडर एक प्रोजेक्ट जो इलीगली शुरू हुआ था उसे बाद में क्लियरेंस देकर रेगुलराइज किया जा सकता है। वाओ। कैन यू गिव अस सम मोर डिटेल्स ऑन द EIA नोटिफिकेशन 2006? श्योर। वो नोटिफिकेशन 39 से ज्यादा टाइप्स की एक्टिविटीज जैसे माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिस्ट करता है जिन्हें मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत है। अच्छा। और ये प्रोजेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। कैटेगरी ए है रियली बिग प्रोजेक्ट्स जिन्हें सेंट्रल लेवल पर MOEFC असेस करता है। और कैटेगरी बी? कैटेगरी बी छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें स्टेट लेवल पर
SEIAA यानी स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी हैंडल करती है। तो इस न्यू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये पोल्यूट फर्स्ट पे लेटर का सिग्नल देता है। दैट मेक्स सेंस। ये पूरे EIA प्रोसेस को सीरियसली वीकन कर सकता है, कंपनीज को पहले लॉ वायलेट करने और बाद में रेगुलराइजेशन की उम्मीद करने के लिए एनकरेज कर सकता है। और सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ जजमेंट के सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है। ये उन प्रोजेक्ट्स को रेगुलराइज करने में हेल्प करता है जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है बट प्रोसीजरल डिलेज की वजह से अटक गए थे, ना कि इसलिए कि वो एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव थे। सो इट्स द क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट। एग्जैक्टली। इन कंक्लूजन, ये डिसीजन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच के क्लासिक टेंशन को परफेक्टली हाईलाइट करता है। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट किस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है? EIA नोटिफिकेशन बिल्कुल मत भूलना। कौन करता है? सेंट्रल या स्टेट लेवल अथॉरिटी। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एट द सेंट्रल लेवल बाय द MOEFCC। कैटेगरी बी स्टेट लेवल पर। किस लैंडमार्क 2017 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्स पोस्ट फैक्टो EC इज एलियन टू एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस। द केस वाज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अवर्स 2017। केस नेम काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और वो रीसेंट केस कौन सा है जिसके डिसीजन को रिव्यू किया गया? दैट इज वनाशक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड स्टेट लेवल पर EI रिलेटेड डिसीजंस के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? वो है SAIIA, द स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। Perfect. Okay, practice this sentence. The EIA notification 2006 mandates prior clearance, but the recent SC ruling on ex post facto clearance has created a debate. इन शॉर्ट, बिना परमिशन के प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद क्लियरेंस लेने का कॉन्सेप्ट अब लीगली पॉसिबल है, जो EIA प्रोसेस के कोर प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। Topic 3. Great Nicobar Island Project, GNIP. डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड इंडिजिनस राइट्स। चलिए अब एक खूबसूरत रिमोट लोकेशन पे चलते हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहाँ नीति आयोग ने एक मैसिव एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लान किया है। इसमें एक इंटरनेशनल पोर्ट, एक एयरपोर्ट, एक पावर प्लांट और एक पूरी न्यू टाउनशिप शामिल है। बेसिकली वो एक हाईली सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन में एक पूरा शहर बसाना चाहते हैं। तो बड़ा सवाल है, विकास या विनाश, डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन। मैं इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। इमेजिन आपके परिवार का एंसेस्ट्रल गार्डन है जो रेयर प्लांट्स और एनिमल से भरा है और उसे बुलडोज करके एक जायंट शॉपिंग मॉल बनाने का प्लान है। ओह, दैट्स अ पावरफुल इमेज। यहाँ वो गार्डन है ग्रेट निकोबार और वहाँ रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज उसके परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी उस जंगल से जुड़ी हुई है। ओके, लेट्स डिस्कस दिस। ये प्रोजेक्ट अभी न्यूज में क्यों है? कंट्रोवर्सी की इंट्रोडक्शन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिपोर्ट मांगी है। एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं। क्या एलिगेशन है? ये कि प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट कर दी गई है बिना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 के तहत ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स को सेटल किए। इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है और इसमें क्या क्या शामिल है? इसका आइडिया नीति आयोग से आया था और यूनियन कैबिनेट ने इसे 2021 में अप्रूव किया था। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके कंपोनेंट्स में शामिल हैं गलाथिया बे में एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक 450 MW पावर प्लांट और एक मॉडर्न टाउनशिप। और इसे एग्जीक्यूट करने वाली नोडल एजेंसी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या ANIDCO। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का कोर लॉजिक क्या है? इट साउंड्स लाइक अ लीगल बैटल। एग्जैक्टली, ये एक फैसिनेटिंग लीगल टसल है। एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम करता है कि उनके पास एक पुराना लॉ प्रोटेक्शन ऑफ एब्रिजिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1956 या पैट 56 के तहत लैंड डाइवर्ट करने का अधिकार है। लेकिन एक्टिविस्ट का क्या कहना है? किडिस्ट और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ एक नया और ज्यादा पावरफुल लॉ अप्लाई होता है, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 यानी FRA। और FRA क्या कहता है? FRA किसी भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करने से पहले ग्राम सभाज यानी विलेज काउंसिल्स की कंसेंट को मैंडेटरी बनाता है। It gives more power to the community. What about the local tribal councils? उनका कोई से नहीं है? That's a key point. वहाँ के ट्राइबल काउंसिल्स जो 2009 के रेगुलेशन से बने हैं, उनके पास मेनलैंड इंडिया के 6th शेड्यूल काउंसिल्स जैसी पावर्स नहीं है। उनका रोल ज्यादातर एडवाइजरी है। तो अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा? इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट इरिवर्सिबल हो सकता है। गैलेथिया बे जो पोर्ट की साइट है वो एंडेंजर्ड लेदरबैक सी टर्टल के लिए ग्लोबली इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है। वाओ। प्रोजेक्ट से कैम्बल बे नेशनल पार्क और गैलेथिया नेशनल पार्क पर भी असर पड़ सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट शोम्पेन जैसी इंडिजिनस ट्राइब्स का एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ सकता है। इन कंक्लूजन, द GNIP लार्ज स्केल डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल एंड ट्राइबल राइट्स के कंजर्वेशन के बीच एक क्लासिक हाई स्टेक्स कॉन्फ्लिक्ट है। रेडी फॉर सम क्रॉस क्वेश्चनिंग।
GNIP की नोडल एजेंसी कौन है? NIDCO याद रखना, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? गैलाथिया बे में। ये जगह लेदरबैक सी टर्टल के लिए फेमस है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रिमेंबर। एडमिनिस्ट्रेशन लैंड डाइवर्ट करने के लिए किस एक्ट का हवाला दे रहा है? द प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स एक्ट 1956 पेट 56। और एक्टिविस्ट किस एक्ट को इंप्लीमेंट करने की मांग कर रहे हैं? द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 FRA, जो ग्राम सभा की कंसेंट को मैंडेटरी बनाता है। ग्रेट। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित 2 नेशनल पार्क्स के नाम बताएं। कैम्बेल बे नेशनल पार्क एंड गैलाथा नेशनल पार्क। Chalo, practice this. The Great Nicobar Project in Galathia Bay faces a conflict between the PAT Act 1956 and the Forest Rights Act 2006 over tribal consent. इन शॉर्ट, ग्रेट निकोबार में एक मेगा प्रोजेक्ट वहां के फ्रिजाइल एनवायरनमेंट और इंडिजिनस लोगों के अधिकारों के साथ कोलिजन कोर्स पर है। Topic 4. Dam safety in India. एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। ओके अब कुछ बहुत विशाल चीज के बारे में बात करते हैं जो हम पूरे भारत में देखते हैं, डैम्स। IISR भोपाल के रिसर्चर्स की एक रीसेंट स्टडी ने सेडिमेंटेशन को लेकर एक बड़ा अलार्म रेस किया है। बेसिकली हमारे रेजर्वॉयर्स में बहुत सारा सिल्ट और सॉइल जमा हो रहा है, जिससे उनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है। ये कितना सीरियस इशू है? ये एक बहुत बड़ा इशू है। स्टडी में पाया गया कि कई रेजर्वॉयर्स में स्टोरेज कैपेसिटी उनके ओरिजिनल डिजाइन से नियरली 50% तक कम हो चुकी है। ओह माय गॉड। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सिवियर हैं। डाउनस्ट्रीम में सेडिमेंट स्टार्वेशन हो सकता है, जो रिवर इकोसिस्टम्स को अफेक्ट करता है। शहरों और खेतों के लिए वाटर सिक्योरिटी कम होती है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से एनर्जी डेफिसिट बढ़ता है। लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। इंडिया में डैम्स का बैकग्राउंड क्या है? इंडिया डैम्स की दुनिया में एक जायंट है। हम चाइना और USA के बाद 3rd लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन है। वाओ, 3rd लार्जेस्ट। हाँ, हमारे पास करीब 6000 बड़े डैम्स हैं। सबसे ज्यादा लार्ज डैम्स वाला स्टेट है महाराष्ट्र, और वॉल्यूम के टर्म्स में सिंगल लार्जेस्ट रेजर्वॉयर है मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम। यहाँ सोर्सेस से एक बहुत वरिंग फैक्ट है। इंडिया के 80% से ज्यादा लार्ज डैम्स 25 साल से ज्यादा पुराने हैं। दैट्स अ सीरियस कंसर्न फॉर सेफ्टी। बिल्कुल, डैम सेफ्टी के लिए रीसेंट पुश के पीछे यही कॉल लॉजिक है। सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है डैम सेफ्टी एक्ट, जो 2021 में पास हुआ था। ये एक्ट क्या करता है? ये एक्ट डैम सेफ्टी के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये नेशनल लेवल पर नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जैसी बॉडीज बनाता है, और स्टेट लेवल पर कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट कमिटीज। और क्या इनिशिएटिव्स हैं? एक है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और ड्रिप, जिसे वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, हम एडवांस्ड टेक्निकल टूल्स भी यूज कर रहे हैं, जैसे SHESYS, जो एक साइज्मिक हैजर्ड एनालिसिस सिस्टम है, और धारमा, जो डैम हेल्थ मॉनिटर करने के लिए एक मोबाइल ऐप है। तो इन सब का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट है डिजास्टर्स को प्रिवेंट करना। बेटर मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस और क्लियर लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होने से हम अपने एजिंग डैम इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं और कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स को रोक सकते हैं। इन कंक्लूजन, इंडिया अब अपने पुराने लेकिन वाइटल डैम्स की सेफ्टी और लॉन्जेविटी इंश्योर करने के लिए नए लॉज और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। टाइम टू टेस्ट आवर नॉलेज। ग्लोबली डैम ओनरशिप में इंडिया की रैंक क्या है? 3rd, राइट आफ्टर चाइना एंड द USA। किस इंडियन स्टेट में सबसे ज्यादा लार्ज डैम्स है? महाराष्ट्र। एंड व्हाट इज इंडियाज लार्जेस्ट रिजर्वॉयर बाय वॉल्यूम? द इंदिरा सागर डैम ऑन द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। द डैम सेफ्टी एक्ट किस साल पास हुआ था? 2021। ये एक बहुत रीसेंट और इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है। एंड DRIP प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? द वर्ल्ड बैंक एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। Great. Now let's practice saying this. The Dam Safety Act 2021 provides an institutional framework to manage India's aging dams, many of which face risks from sedimentation. इन शॉर्ट, इंडिया नए लॉज और एडवांस्ड टेक का यूज करा है ताकि उसके हजारों पुराने डैम्स सेफ रहें और लंबे समय तक चलें। Topic 5. Seed Management, Draft Seeds Bill 2025. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड जुडिशियल ओवरसाइट। चलिए अब पानी से हटकर एक और फंडामेंटल चीज पर आते हैं, सीड्स, हमारी एग्रीकल्चर की नींव। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 रिलीज किया है। ये क्या है? बेसिकली ये नया बिल एक मेजर अपग्रेड है। इसका एम है बहुत पुराने सीड्स एक्ट ऑफ 1966 और सीड्स कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1983 को रिप्लेस करना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केट में बिकने वाले सभी सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल्स की क्वालिटी को रेगुलेट करना, ताकि फार्मर्स को वो मिले जिसके लिए वो पे कर रहे हैं। Okay, so let's get into the key highlights of the discussion. इंट्रोडक्शन ये है कि ये एक मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है। बैकग्राउंड ये है कि 1966 का एक्ट बहुत लिमिटेड था। फॉर एग्जाम्पल, वो सिर्फ कुछ नोटिफाइड वैराइटीज ऑफ सीड्स को ही कवर करता था। नया बिल कमर्शियल रूप से बिकने वाली सभी वैराइटीज ऑफ सीड्स को कवर करेगा। What is the core logic? Key changes क्या हैं? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी है। कोई भी सीड तब तक नहीं बेच सकता जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। Okay, mandatory registration. दूसरा, साथी पोर्टल पर मैंडेटरी बोर्डिंग,
साथ ही एक नेशनल पोर्टल है जो प्रोड्यूसर से लेकर फार्मर तक सीड्स की कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड करता है। That's great for transparency. तीसरा, और ये फार्मर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फार्मर्स को अपने फार्म सीड्स और ट्रेडिशनल वैरायटीज को सेव, यूज, एक्सचेंज या सेल करने का अधिकार है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, There must be a catch. एज लॉन्ग एज वो उन्हें ब्रांड नेम के अंडर नहीं बेचते। Got it. इसका real world impact क्या होगा? इम्पैक्ट है बेटर क्वालिटी कंट्रोल और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल लेबलिंग और क्यूआर कोड्स सीड्स को ट्रैक करने और स्प्यूरियस सीड्स की सेल को रोकने में हेल्प करेंगे। ये फार्मर्स को धोखा खाने से बचाता है और साथ ही उनके ट्रेडिशनल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इंडिया के सीड सेक्टर पर थोड़ा बैकग्राउंड। हमारी इंडस्ट्री दुनिया की 5th लार्जेस्ट सीड इंडस्ट्री है। Oh, that's big. हाँ, और हमारी सीड प्रोग्राम की 3 जनरेशन्स हैं। ब्रीडर सीड जो साइंटिस्ट्स बनाते हैं, फाउंडेशन सीड जो ब्रीडर सीड से उगाया जाता है, और सर्टिफाइड सीड जो फाउंडेशन सीड से उगता है, और यही फाइनली फार्मर्स तक पहुंचता है। इन कंक्लूजन, ये नया बिल इंडिया के सीड सेक्टर को ज्यादा मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और फार्मर फ्रेंडली बनाने की एक कॉम्प्रहेंसिव कोशिश है। Quick questions. Draft Seeds Bill 2025 किन 2 पुराने लॉस को रिप्लेस करेगा? द सीड्स एक्ट ऑफ 1966 एंड द सीड्स कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1983। सीड्स पोर्टल किस लिए है? ये सीड्स की कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उनके ओरिजिन से लेकर फार्मर तक। क्या फार्मर्स इस नए बिल के तहत अपने ट्रेडिशनल सीड्स बेच सकते हैं? यस, वो उन्हें सेव, यूज, एक्सचेंज और सेल कर सकते हैं, बट क्रिटिकली ब्रांड नेम के अंडर नहीं। ग्लोबल सीड इंडस्ट्री में इंडिया की रैंक क्या है? 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जस्ट आफ्टर द यूएसए। And can you name the 3 generations of seeds in India's system? ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड। Practice this sentence. The Draft Seeds Bill 2025 aims to modernize seed regulation with mandatory registration and traceability while protecting farmers' rights to use traditional varieties. इन शॉर्ट, ये नया बिल इंडिया के सीड मार्केट को मॉडर्न और ट्रस्टवर्दी बनाने की कोशिश कर रहा है फार्मर के फायदे के लिए। Topic 6. Sand mining. एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। Okay, seed से sand पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सैंड माइनिंग पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा है कि डीएसआर यानी डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ रिप्लेनिशमेंट पर डेटा अब मैंडेटरी है। यस, कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि रिप्लेनिशमेंट स्टडी की एब्सेंस पूरे डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट को फंडामेंटली डिफेक्टिव बना देती है। ये रिप्लेनिशमेंट स्टडी होती क्या है? रिप्लेनिशमेंट स्टडी बेसिकली कैलकुलेट करती है कि हर साल रिवर बेड में नेचुरली कितना सैंड वापस डिपॉजिट होता है। कोर्ट ने नेचुरल रीजनरेशन प्रिंसिपल पर जोर दिया है। नेचुरल रीजनरेशन प्रिंसिपल। हाँ, जैसे पेड़ काटने से पहले उन्हें रीग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए, वैसे ही माइनिंग शुरू करने से पहले आपको स्टडी करना होगा कि एक नदी अपने सैंड को कैसे रिचार्ज करती है। लेट्स डिस्कस दिस। अनरिस्ट्रिक्टेड सैंड माइनिंग के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या हैं? इम्पैक्ट्स बहुत सिवियर हैं और लिस्ट लंबी है। इससे रिवर बैंक इरोजन होता है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाता है, फिश और घड़ियाल जैसी बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता है, फ्लड्स का रिस्क बढ़ता है और वाटर क्वालिटी डिग्रेड होती है। इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव इफ नॉट रेगुलेटेड। बिल्कुल। इंडिया में इसका लीगल बैकग्राउंड क्या है? मेन लॉ तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, बट एक लैंडमार्क केस था 2012 का, दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। उस केस में क्या हुआ था? उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सैंड समेत सभी माइनर मिनरल एक्सट्रैक्शंस के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस को मैंडेटरी बना दिया था। उसके बाद गवर्नमेंट 2016 और 2020 में सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस लेकर आई। तो इस न्यू रूलिंग का कोर लॉजिक क्या है? कोर लॉजिक है माइनिंग को साइंटिफिक और सस्टेनेबल बनाना। कोर्ट कह रहा है कि आप सिर्फ डिमांड के बेसिस पर सैंड नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ उतना ही निकाल सकते हैं जितना नदी हर साल नेचुरली रिप्लेनिश कर सकती है। सो इट्स अ मेजर शिफ्ट। यस, टुवर्ड्स अ मोर साइंटिफिक अप्रोच। इसका इम्पैक्ट होपफुली देश भर में इलीगल और अनसस्टेनेबल सैंड माइनिंग में कमी होगी। इन कंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि नदी की हेल्थ को कंसिडर किए बिना सैंड माइनिंग का युग अब खत्म हो गया है। टाइम फॉर क्वेश्चंस। एससी के अकॉर्डिंग सैंड माइनिंग प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अब मैंडेटरी प्रीरेक्विजिट क्या है? A replenishment study along with the district survey report. किस 2012 केस ने सभी माइनर मिनरल एक्सट्रैक्शंस के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस को मैंडेटरी बनाया था? The landmark case was Deepak Kumar vs State of Haryana. सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस किस चीज पर जोर देती हैं? वो सेफ और सस्टेनेबल माइनिंग लिमिट्स डिटरमिन करने के लिए एनुअल रिप्लेनिशमेंट रेट के साइंटिफिक कैलकुलेशन पर जोर देती हैं। Let's practice this. The Supreme Court has mandated replenishment studies for sand mining, reinforcing the natural regeneration principle for sustainable extraction. In short, अब नदी से रेत निकालने से पहले आपको प्रूव करना होगा कि नदी को हर साल नेचुरली कितनी रेत वापस मिल रही है। All right. अब other important news पर एक rapid fire round. First up, the BRICS Land Restoration Partnership. ये ब्राजील में 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीट में लॉन्च हुआ था। इसका एम है लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन से निपटना। ये इंडिया के लिए क्रूशियल है, जहां हमारा करीब 32% लैंड ऑलरेडी डिग्रेडेड है।
नेक्स्ट द यूएन इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। ये एक नई इनिशिएटिव है जहां इंडिया और यूएन मिलकर इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को ग्लोबल साउथ के दूसरे नेशंस के साथ शेयर करेंगे ताकि वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs को तेजी से अचीव कर सकें। व्हाट इज द RECLAIM फ्रेमवर्क? इसे पोल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। रिक्लेम एक एक्रोनिम है। रीच आउट, इन्विजन, को डिजाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेट एंड मेंटेन। बेसिकली ये ओल्ड कोल माइंस के आसपास की लैंड को रिस्टोर करने के प्रोजेक्ट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड गाइड है। And what about LIVS and ARTHA? ये भी माइनिंग से रिलेटेड है। LIVS सस्टेनेबल माइन क्लोजर्स के लिए एक गाइड है। आर्था एक ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क है इन रिक्लेम्ड माइंस को प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे सोलर पार्क्स या इको टूरिज्म साइट्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यूनिफॉर्म रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ URET को स्क्रैप कर दिया गया है। क्यों? यूरेट का एम था बिड्स को एवरेज करके रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक सिंगल यूनिफॉर्म टैरिफ बनाना, बट प्रोक्यूरर्स जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स टैरिफ अनसर्टेनिटी की वजह से पावर सेल अग्रीमेंट साइन करने में हेजिटेंट थे। अच्छा, तो इससे प्रोजेक्ट स्टॉल हो रहे थे। एग्जैक्टली इसे स्क्रैप करने से ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए। वाओ। उन्होंने ये अवार्ड मिलेट बेस्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जीता। एंड फाइनली, व्हाट इज सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, SE फॉर ऑल? ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूएन ने 2011 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करने के लिए लॉन्च किया था। इंडिया की NTPC ने हाल ही में उनके साथ एक एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप बनाने के लिए पार्टनर किया है। Now a rapid fire on important terms and concepts. First, RPO and RCO. RPO है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर है और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम्स को मिनिमम अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करने के लिए फोर्स करता है और RCO? कंज्यूमर्स को टारगेट करता है और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिमम शेयर कंज्यूम करने के लिए ऑब्लिगेट करता है। गवर्नमेंट अब RPO से RCO पर फोकस शिफ्ट कर रही है। Sustainable Aviation Fuel. SAF ये एरोप्लेन्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है जो नॉन पेट्रोलियम फीडस्टॉक्स जैसे कॉर्न, एल्गी या एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है। ये कार्बन एमिशंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। इंडिया का कोई टारगेट है इसके लिए? हाँ, इंडिया ने 2027 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जेट फ्यूल में 1% SAF ब्लेंडिंग को मैंडेट करने का टारगेट सेट किया है। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स? GMB ये स्पेशल बॉन्ड्स हैं जो म्यूनिसिपल बॉडीज जैसे आपकी सिटी कॉर्पोरेशन इश्यू करती है स्पेसिफिकली एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रेज करने के लिए, जैसे इस सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। गाजियाबाद नगर निगम इंडिया में सर्टिफाइड GMB इश्यू करने वाली पहली बॉडी थी। एंड गैस हाइड्रेट्स? ये फैसिनेटिंग है। ये आइस लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है जो पानी और गैस ज्यादातर मीथेन से बने होते हैं। ये डीप मरीन सेडिमेंट्स में और पर्माफ्रॉस्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। इन्हें अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। इंडिया के पास अंडमान आइलैंड्स के आसपास और KG बेसिन में गैस हाइड्रेट्स के ह्यूज रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द न्यूज़। फर्स्ट, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। IEA 1974 में ऑयल क्राइसिस के बाद ऑयल सप्लाईज की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए बनी थी। अब ये एनर्जी के पूरे स्पेक्ट्रम पर काम करती है। इंडिया मेंबर है? यही की फैक्ट है। इसके 32 मेंबर कंट्रीज और 13 एसोसिएट कंट्रीज हैं। इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है, फुल मेंबर नहीं। इसका सबसे फेमस पब्लिकेशन है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ICRISAT। दैट्स द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये एक मेजर नॉन प्रॉफिट एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर है, CGIAR कंसोर्शियम का हिस्सा, और इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद, इंडिया में है। और ये क्या काम करता है? ये दुनिया के ड्राई सेमी एरिड रीजन्स में फूड सिक्योरिटी इंप्रूव करने पर काम करता है। एंड द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI। SECI 2011 में इंडिया के नेशनल सोलर मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एस्टैब्लिश्ड हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर एक नवरत्न कंपनी है और इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने वाली मेन एजेंसी है। एंड फाइनली, दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पर एक क्विक लुक। फर्स्ट, द प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसे स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट और दूसरे UN बॉडीज रिलीज करते हैं। ये प्रोडक्शन गैप को हाईलाइट करती है। प्रोडक्शन गैप क्या है? ये गवर्नमेंट्स द्वारा प्लान किए गए फॉसिल फ्यूल्स के प्रोडक्शन और हमारे क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट अमाउंट के बीच का ह्यूज डिफरेंस है। दैट साउंड्स अलार्मिंग। इट इज। रिपोर्ट वार्न करती है कि 2030 के लिए कंट्रीज का प्लान्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन 1.5 डिग्री C वार्मिंग लिमिट के कंसिस्टेंट अमाउंट से डबल से भी ज्यादा है। एंड द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी मिड-ईयर इनसाइट्स 2025? ये एनर्जी थिंक टैंक एम्बर रिलीज करता है। ये ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेंड्स जैसे सोलर और विंड पावर की ग्रोथ और कोल के डिक्लाइन का एक स्नैपशॉट और इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। एनर्जी ट्रांजिशन को ट्रैक करने के लिए ये एक ग्रेट सोर्स है। वाओ, व्हाट अ सेशन।
दैट वाज अ मैसिव डाउनलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। बेसिकली आज हमने इंडिया में एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड कंप्लायंस के कोर इश्यूज को डीप में समझा। लेट्स डू अ फाइनल क्विक रिकैप। हमने देखा एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025, प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं ये चेक करने के लिए एक नया फॉर्मल सिस्टम। EIA कंट्रोवर्सी, एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस पर डिबेट फिर से तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कुछ कंडीशंस के तहत अलाउ कर दिया है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये लार्ज स्केल डेवलपमेंट और इंडिजिनस पीपल के राइट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक क्लासिक केस स्टडी है। डैम सेफ्टी एंड सीड मैनेजमेंट, हमने देखा कि इंडिया अपने एजिंग डैम्स को मैनेज करने और बेटर सीड्स के थ्रू अपनी एग्रीकल्चरल के फ्यूचर को मॉडर्नाइज करने के लिए नए लॉज और इनिशिएटिव्स ला रहा है। सैंड माइनिंग, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, नदी को कितनी रेत वापस मिल रही है इसकी साइंटिफिक स्टडी के बिना कोई माइनिंग नहीं होगी। अदर न्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स, एंड हमने RPO और RCO से लेकर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और ग्रीन बॉन्ड्स तक बहुत कुछ कवर किया। ग्रेट। अब आपके लिए कुछ सवाल, थोड़ा सोच लो। पहला, अपने शब्दों में आप EA और EIA के बीच का कोर डिफरेंस कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दूसरा, अगर आपको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के प्रोज और कॉन्स पर एक शॉर्ट नोट लिखना हो तो दोनों साइड के लिए आपके टॉप 3 पॉइंट्स क्या होंगे? तीसरा, आपको क्या लगता है ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जो फार्मर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है? चौथा, गैस हाइड्रेट्स को अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है? पांचवा, इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर है या एसोसिएट मेंबर? छोटा सा फैक्ट है पर इंपॉर्टेंट है। छठा, साल 2027 के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF ब्लेंडिंग का इंडिया का टारगेट क्या है? एंड हियर्स अ सिंपल चैलेंज फॉर यू। अपने आसपास देखें और सिर्फ एक लोकल एनवायरमेंटल इशू आइडेंटिफाई कीजिए। वो गार्बेज डिस्पोजल, पोल्यूटेड पॉन्ड या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो सकता है। और फिर अब बस ये सोचिए कि उस सिचुएशन पे EIA या EIA जैसे कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई हो सकते हैं। कुछ करना नहीं है, बस अपनी क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये थी आज की गहरी चर्चा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाकर आपके लिए लाते रहेंगे। अगली बार तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। और हाँ, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सोचो, एक केमिकल ले जा